हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके इंटर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरू करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आखिर आप लोगों को इस सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। शुरू करेंगे। इससे हमें भी जानकारी मिलेगा कि आखिर आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं और कितना आपका अच्छा लेवल अभी तक है। यहाँ पर आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमित संसाधन से जुड़ी हुई आर्थिक क्रियाएं हैं, ये जो है दोनों जो है अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है, सम्मिलित की जाती हैं। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 2 नंबर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं, एक का नाम दिया गया है व्यष्टि और दूसरा का नाम दिया गया समष्टि, में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 3 नंबर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 3 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है। ए ऑप्शन आपको दिया गया है व्यक्तिगत इकाई, बी ऑप्शन दिया गया छोटे छोटे इकाई, और सी ऑप्शन यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, सी ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पर 4 का जो आपका सही आंसर होगा डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे इनमें से सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। पूछा जा रहा है कि उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया। तो 5 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे मार्शल के द्वारा उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सभी साथी अपने जो है 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। कीमत या बजट रेखा जो है उसकी ढाल जो है कैसी होती है। तो यहाँ पर आपका जो 6 का जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ जो है ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे -px/py यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ग्राफिकल क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ध्यान से समझिएगा। हल्का छोटा कर दे ताकि आपको पूरा क्वेश्चन देख सके। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। ये जो चित्र है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। ये यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिया गया है ये किस चीज़ों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मांग की कीमत जो है एक्स अक्ष पर लिया गया है और वाई अक्ष पर जो है मांग की मात्रा लिया गया है एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पर कीमत को लिया गया है। और ये आपका ग्राफ है, डी से डी क्या जा रहा है, ग्राफ जा रहा है। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं कि मांग की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन कीमत वही का वही है। तो इस स्थिति में यहाँ पर 7 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः क्या है, लोचदार मांग को ये ग्राफ क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, दिखा रही है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके जो 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती हैं।
गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच जो है वो कैसी होती हैं? तो 8 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। आगे बढ़ जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेशन जो है सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त कर रहा है? तो 9 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, डेल क्यू बाई क्यू ग्रेटर देन डेल पी बाई पी, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन के फलन को कौन व्यक्त कर रहा है? तो 10 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी सी डी, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो 11 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन श्रम, याद रखेंगे श्रम, डेट मीन्स लेबर जो है अगर कहीं पे कुछ उत्पादन किया जाता है तो वहाँ पर लेबर एक्टिव होते हैं, ना कि पूंजी और ना ही भूमि, ये सब इनएक्टिव तत्व हैं। लेकिन लेबर यानी कि श्रम जो है, श्रमिक जो है वो एक्टिव होते हैं, वो क्रियाशील होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके जो 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो 12 का सी ऑप्शन आपका याद रहेगा, याद रखेंगे कच्चे माल की लागत जो है स्थिर लागत नहीं होती है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे अपने 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में कितनी होती हैं? तो यहाँ पर आपका 13 का सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे एमसी जो है वो या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा किससे? एसी से। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि बाजार की जो है निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो 14 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे इनमें से सभी, डेट मीन्स याद रखेंगे बाजार एक क्षेत्र भी होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति भी होती है बाजार, वस्तु का एक मूल्य भी जो है निर्धारण करता है कौन? तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, इनमें से सभी जो है बाजार की विशेषताएं होती हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि बाजार मूल्य पाया जाता है। बाजार मूल्य जो है आप जो है कहाँ पाया जाता है, कैसा पाया जाता है? तो 15 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे अल्पकालीन बाजार। ठीक है, बाजार मूल्य जो है अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। जो बाजार कम समय के लिए लगती हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 16 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। किसी वस्तु का जो कीमत है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों पर क्या होती है? पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। सही बात है, अगर मांग अधिक होगा तो कीमत भी आप बढ़ा सकते हैं, पूर्ति जो है कम होगा तो भी आप कीमत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सामान की मात्रा कम है तो आप कम चीज़ को अधिक कीमत में क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, देखेंगे ऐसा मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था कि कीमत जो है मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, उसके शक्तियों पर ही क्या करता है? निर्भर करता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ जो है आपके 17 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 17 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, लिखेंगे मीनोप्सोनी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? मीनोप्सोनी आप याद रखेंगे, जिसमें केवल एक ही क्रेता होता है, क्रेता मतलब होता है खरीदने वाला, तो उसको मीनोप्सोनी कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 18 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया। तो 18 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन याद रखेंगे, चैम्बरलिन ने दिया था ये धारणा, तो आप याद रखेंगे चैम्बरलिन यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है अपने 19 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, किसका पूर्ति हो सकता है बहुत ही कम समय में?
या फिर कैसा पूर्ति हो सकता है? तो 19 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन याद रखेंगे, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति हो पाएगी बहुत ही अल्पकाल मतलब कम समय में। यहाँ पर देखेंगे आपके 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लागत बराबर क्या होता है। तो 20 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, वास्तविक लागत माइनस जो है हस्तांतरित आय, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि लागत का सूत्र है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 21 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, स्टॉक कौन है, ठीक है। तो 21 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे संपत्ति जो है स्टॉक कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा सम्मिलित है। तो 22 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, देखेंगे संचार जो है, संचार व्यवस्था जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसको हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवा आती है, तो इसको जो है संचार आती है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और संचार कहीं ना कहीं जनता का क्या है, सेवा के लिए ही किया जाता है। संचार आप जानते होंगे, टेलीफोन यानी कि बातचीत करने का जितना भी साधन है, मोबाइल है, टेलीफोन है, ये सभी संचार का माध्यम है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्य जो है ह्रास कीमतों के योग को कहा जाता है। मूल्य ह्रास कीमत के योग को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है एक लेखा वर्ष के अंदर। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे जीडीपी एमपी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, जीडीपी एमपी, जो कि अभी भारत का बहुत ही अच्छा नहीं है, ठीक है। जीडीपी जो है भारत का अभी बहुत ही खराब है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। तो 24 का डी ऑप्शन याद रखेंगे, ये सभी उत्पादन विधि से भी किया जाता है, आय विधि से भी किया जाता है, और व्यय विधि से भी याद रखेंगे कि आय का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि एनएनपी बराबर क्या होता है। तो 25 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे जीएनपी एमपी, घिसावट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको जो है मिल जाएगा। और वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो जितने भी साथी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, ठीक है। तो 26 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, रखेंगे हार्टले विदर्स, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जिन्होंने ऐसा कहा था। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो 27 का ये आपका डी ऑप्शन से होगा, उपयुक्त सभी, डैट मीन्स याद रखेंगे जो भी व्यापारिक बैंक होते हैं उसका काम जमाए स्वीकार करना भी होता है, जमा स्वीकार भी करते हैं, ऋण भी देते हैं और साख का भी निर्माण करते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 28 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग RBI के नाम से भी शॉर्टकट में जानते हैं, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि नरसिंघम समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो 29 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे बैंकिंग सुधार, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, बैंकिंग सुधार से संबंध है किसका, तो नरसिंघम समिति का।
यहाँ पर देखेंगे आपके 30 नंबर क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, ध्यान से समझिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। भारत में जो है बैंकिंग क्षेत्र में कब से सुधार शुरू कर दिया गया? तो 30 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स आप याद रखेंगे कि 1991 से भारत में बैंकिंग सुधार शुरू हो गया था। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि MPC बराबर 0.5 हो तो आपको बताना है कि गुणक R होगा। गुणक R कितना होगा? तो यहाँ जो है आपका जो सही आंसर होगा 31 का वो आपका डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 2 होगा। कितना होगा? 2 आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सभी साथी देखेंगे अपने 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लासिकल विचारधारा निम्न में से किस तथ्य पर जो है आधारित हैं? क्लासिकल विचारधारा किस तथ्य पर आधारित हैं? तो 32 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा, इनमें से सभी। दैट मीन्स याद रखेंगे क्लासिकल विचारधारा में जो है से का बाजार नियम, दूसरा क्या है मजदूरी दर की पूर्ण जो है लोचशीलता, और जो सी ऑप्शन है ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता, ये आपका बिल्कुल जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो आपके 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सॉरी 33 है, तो 33 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। डैट मीन्स y बराबर C प्लस आई होता है, ये भी सही है। बी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर जो है जिसको हम y बोलते हैं बराबर होता है उत्पादन का संतुलन स्तर, और वो किसके बराबर होता है? तो बाजार का संतुलन स्तर से बराबर होता है। डेट मीन्स y बराबर ओ प्लस ओ बराबर n होता है, ये आप याद रखेंगे। और C प्लस S बराबर C प्लस आई, ये तीनों के तीनों तथ्य जो हैं सही हैं, तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो 34 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? तो 34 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। दैट मीन्स याद रखेंगे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि और करों में कमी, ये सभी कारण से क्या होती हैं कि अतिरेक मांग उत्पन्न हो जाती है। अतिरेक मांग मतलब फालतू की मांगे अतिरिक्त जिसको कह सकते हैं उत्पन्न हो जाती हैं। पैसे लोगों के पास अधिक होता है तो ये सब करते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 35 नंबर क्वेश्चन, अवस्फीतिक अंतराल किसकी माप जो है बताता है? तो 35 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे न्यून मांग की माप को बताने का काम करता है। 36 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि अस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं? तो 36 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे उपयुक्त सभी। डैट मीन्स बैंक दर में वृद्धि कर सकते हैं आप। दूसरा, खुले बाजार में प्रतिपूर्तियां बेचना। तीसरा, नगद कोष उत्पाद में वृद्धि करके आप जो है अवस्फीतिक अंतराल को ठीक कर सकते हैं। डैट मीन्स डी ऑप्शन उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। पूछा जा रहा है कि भारत का वित्तीय वर्ष है, तो 37 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है इसको वित्तीय वर्ष कहते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बजट प्राप्तियों के संघटक निम्नलिखित में कौन है? तो 38 का सी ऑप्शन याद रखेंगे, ए और बी दोनों, यानी कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, यहाँ पर दोनों आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 39 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो 39 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ए और बी दोनों, यानी कि उत्पादन शुल्क को भी और बिक्री कर को भी शामिल किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, बजट की अवधि क्या होती है? तो 40 का आप
ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे वार्षिक होती हैं। बजट कैसी होती है, जब कभी भी कोई भी बजट पास होती है तो 1 वर्ष में पास होती है, ठीक है, वार्षिक बजट होती हैं, ये आप याद रखेंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।